हाँ, मानते हैं कि सरकार ने कुछ दिनों पहले ही ये कह दिया है कि, और थोड़ी देर बाद कहा है, लेकिन कह दिया है कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हमको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 3.6 लाख करोड़ का स्पेशल डिविडेंड चाहिए। लेकिन ये थोड़ा एक वीक डिनायल है, क्योंकि ये कहा है कि नहीं नहीं, ये तो हमने तो कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में, ये तो सब मीडिया में गलत खबरें छप रही हैं। लेकिन रियलिटी ये है, सच्चाई ये है कि सरकार के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र ने मेरे साथ इसी मुद्दे पे एक बहुत लंबा एक्सटेंडेड ट्विटर पे बातचीत की। और जैसे भी आप देखिए, इस मुद्दे के आसपास जो बज़ है, इस मुद्दे के आसपास जो नॉइज़ है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है, हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शायद, जिसको कहते हैं कि एक टेम्पररी रिट्रीट, वो थोड़ा हट गए हैं, जानबूझ के हट गए हैं, क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म हुआ, इतना बैकलैश हुआ है इस डिसीजन पे या इस सपोज डिसीजन पे, तो थोड़ा पीछे हट गए हैं। और ये भी देखिए किस तरह से उनके जो स्पिन मास्टर्स हैं, जो उनकी बात करना जानते हैं, जो उनके सपोर्ट में फैक्ट्स लेके आते हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए ये जो सरकार करना चाहती है, 3.6 लाख करोड़ का डिविडेंड जो सरकार लेना चाहती है, ये हम कर सकते हैं बिना फ्रेश कैश, बिना नए करेंसी नोट छापने के। तो मुझे ये बात जो है हजम नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो वो लोग बोल रहे हैं, इसको हम अंग्रेजी में एकेडमिक सोफिस्ट्री कहते हैं। मतलब वो इस तरह के घूम घूम के बात कर रहे हैं और असली मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। अंग्रेजी में एक और फ्रेज है कि दिस इज लाइक पुटिंग लिपस्टिक ऑन अ पिग, मतलब पिग के पे आप लिपस्टिक लगा रहे हैं, आप सच्चाई को छुपा रहे हैं ये लिपस्टिक लगा के। सच्चाई यही है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको फ्रेश करेंसी नोट छापने पड़ेंगे। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो है ये 3.6 लाख करोड़ आरबीआई की बैलेंस शीट से ले सकते हैं अपनी सरकार के लिए। देखिए, बुनियादी तौर पे 5 ऐसे तरीके हैं, 5 वेज जिससे कि वो ये कर सकते हैं, और इनमें से जो 3 हैं वो तरीके, उनको मैं एसेट मोनेटाइजेशन, मतलब आरबीआई कुछ अपने एसेट बेचेगी जिससे उनको पैसा आएगा, वो एसेट मोनेटाइजेशन रूट में है। और 2 ऐसे मुद्दे हैं जो कि प्रिंट कैश, मतलब कि वो नया करेंसी नोट छापेंगी, उसमें वो आते हैं वो दो तरीके। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार इनमें से 5 में से जो भी ऑप्शन लेती है, उसका डाउनस्ट्रीम असर क्या होगा, उसका डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट क्या होगा। और उनको, इन 5 को लिस्ट करने से पहले मैं आपको एक बार आपका जो है ध्यान लाना चाहता हूँ कि आरबीआई की रिजर्व्स किस तरह से बिल्डअप हुए हैं, किस तरह से बने हैं। और मैं राउंडेड ऑफ नंबर यूज़ करूँगा क्योंकि वो सिंपल रहते हैं। देखिए, आरबीआई की बैलेंस शीट पे जो पिछले कई सालों से वो मुनाफा कमा रहे हैं, जो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, कैश में कमा रहे हैं, अगर हम उनका एक्यूमुलेटेड नंबर देखते हैं तो वो इकट्ठा होकर करीब 3 लाख करोड़ हो गया है आरबीआई की बैलेंस शीट में। और फिर एक दूसरी तरह का रिजर्व भी आरबीआई के बैलेंस शीट में है, जो उन्होंने गोल्ड पहले खरीदा है, जो उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज पहले खरीदी है, डॉलर खरीदे हैं, पाउंड खरीदे हैं, एसडीआर खरीदे हैं, उनमें अनरियलाइज्ड गेन कोई 7 लाख करोड़ का। अब ये जो वर्ड है अनरियलाइज्ड, ये बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा कि ये अनरियलाइज्ड इतना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, अगर साल 2000 में आरबीआई ने 10 ग्राम सोना खरीदा होता, मान लीजिए 10,000 रुपए पे उन्होंने वो 10 ग्राम सोना खरीदा, आज उसकी कीमत हो गई है 25,000 रुपए पर 10 ग्राम, तो 15,000 रुपए पर 10 ग्राम का आरबीआई को अनरियलाइज्ड गेन हुआ है। जैसे एक और उदाहरण हो सकता है कि मान लीजिए उन्होंने $1 खरीदा अप्रैल 2018 में, इसी साल में अप्रैल में उन्होंने 65 रुपए पे $1 खरीदा, लेकिन आज उस डॉलर की कीमत हो गई है 73 रुपए, 73 रुपीज। तो वहां पे आरबीआई को एक अनरियलाइज्ड गेन हुआ है 8 रुपए का उस $1 का। लेकिन ध्यान रखिए कि ये अनरियलाइज्ड है। जब तक आरबीआई वो 10 ग्राम सोना या वो $1 को मार्केट में बेचेगा नहीं, तब तक उनको कैश गेन्स, कैश मुनाफा नहीं होगा। और ये भी आप ध्यान रखिए कि हिंदुस्तान का जो कंपनीज एक्ट है, वो कहता है कि आप किसी भी अनरियलाइज्ड गेन, यानी कि किसी भी नॉन कैश मुनाफे से आप डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। ये पॉइंट नोट करना बहुत जरूरी है। तो अब इन 5 ऑप्शंस का हम असर देखते हैं वन बाय वन, एक बाय एक देखते हैं। जो पहले 3 मैंने आपको जैसे कहा, वो एसेट सेल्स, मतलब कि आरबीआई अपना कोई एसेट बेचता है। तो नंबर 1, मान लीजिए आरबीआई अपना गोल्ड बेचता है। तो आप और हम सब जानते हैं गोल्ड की
क्या मायने रखता है हिंदुस्तान की साइकी में। तो ये तो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एकदम जिसको हम कहेंगे सुइसाइडल है, ये एकदम मुश्किल रहेगा सरकार के लिए, इसके बहुत बुरे सरकार पे इम्पैक्ट होगा। नंबर 2, सरकार के जो बॉन्ड हैं जो आरबीआई होल्ड करता है, जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहते हैं, वो भी आरबीआई बेच सकता है ये कैश लेने के लिए। ये फीजिबल है, लेकिन ये मनी मार्केट्स के लिए इसका बहुत बुरा असर होगा, क्योंकि जैसे ही आरबीआई इन जीसेक्स को बाजार में बेचने के लिए जाएगी तो बाजार का जो कैश है वो कैश सब सकआउट हो जाएगा और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो एकदम बढ़ जाएंगे। तो ये भी पोटेंशियली सुइसाइडल है, ये भी करना बिल्कुल आसान नहीं है, इसका भी असर बहुत बुरा होगा। नंबर 3, हम कह सकते हैं कि सरकार अपने जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जो उसके पास डॉलर हैं, जो अमेरिकन बॉन्ड्स हैं या चाइनीज़ बॉन्ड्स हैं या उसके पास यूरोपियन बॉन्ड्स हैं या उसके पास पाउंड है या उसके पास स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, वो जो एसेट्स हैं वो भी सरकार इंटरनेशनल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में जाके बेच सकती है। लेकिन उसका होगा क्या? उससे जो हमारे डॉलर रिजर्व्स हैं वो कम हो जाएंगे। आपको ध्यान होगा 1991 में क्या हुआ था, हमारे डॉलर रिजर्व इतने कम हो गए थे कि हमको दिवालिया निकालने की हम एकदम उसके एज पे आ गए थे। तो अगर सरकार फिर वही करेगी तो उससे फिर हमको डॉलर बैंकरप्सी, हम डॉलर में हमको दिवालिया निकालना पड़ेगा या डेंजर हो जाएगा हमारा दिवालिया निकालने का, और जो रुपया है उसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। तो ये तो मैं कहूँगा पोटेंशियली नहीं, ये तो वाकई में सर्टनली सुइसाइडल रहेगा। तो ये तो थे 3 ऑप्शन एसेट सेल्स रूट के। अब रहते हैं 2 और ऑप्शन, जो कि प्रिंट कैश, यानी कि आरबीआई नई करेंसी को छापेगा। तो चौथा जो ऑप्शन है वो ये है कि जो 3.6 लाख करोड़ के जीसेक्स जो आरबीआई होल्ड करता है उसको बेचे नहीं, लेकिन उनको राइट ऑफ कर दे, उनको कहे खत्म कर दे, जीरो कर दे, और जो लॉस उसको होगा वो अपने रिजर्व्स को के अगेंस्ट एडजस्ट कर दे। तो इससे होगा क्या कि अब आरबीआई 3.6 लाख करोड़ के नए जीसेक्स सरकार से खरीद सकता है और उसको उसकी पेमेंट के लिए वो कैश छापेगा, नई करेंसी छापेगा। तो इस सब का असर ये होगा कि जो सरकार है उसकी डेट, उसका जो लोन है वो तो कम नहीं होगा, क्यों, वो तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि 3.6 लाख करोड़ पहले कैंसिल हो गए और नए 3.6 लाख करोड़ इशू हो गए। तो सरकार की जो ओवरऑल डेट है वो तो बिल्कुल अनचेंज रहेगी, वो नहीं बदलेगी। आरबीआई के जो रिजर्व हैं वो 3.6 लाख करोड़ से कम हो जाएंगे, क्योंकि जो पहली बार उन्होंने कैंसिल किए वो रिजर्व्स के अगेंस्ट उन्होंने राइट डाउन कर दिए, और सरकार को 3.6 लाख करोड़ की नई करेंसी मिल जाएगी। तो ये एक चौथा ऑप्शन था। लेकिन जो 5वां ऑप्शन है वो थोड़ा प्रैक्टिकल, मैं उसको कहूँगा कि ये क्लेवर भी है। वो 4 ऑप्शन नंबर 4 की तरह ही है, लेकिन एक प्रैक्टिकल वे बताता है करने के लिए। तो वो कहता है कि आप ऐसा कीजिए कि आरबीआई की बैलेंस शीट पे सिर्फ 2 अकाउंटिंग एंट्री पास कर दीजिए। नंबर 1 अकाउंटिंग एंट्री में आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो रिजर्व्स हैं उनमें डेबिट डाल दीजिए 3.6 लाख करोड़ का, लेकिन आप एक नया अकाउंट खोल दीजिए आरबीआई की बैलेंस शीट पे, कहिए गवर्नमेंट्स न्यू एक्सपेंस अकाउंट, गवर्नमेंट का खर्च का नया खाता, उसमें आप क्रेडिट दे दीजिए 3.6 लाख करोड़ का। तो देखिए कितनी आसानी से आपने नया कैश इकोनॉमी में बना दिया, आपने नए नोट छाप दिए, सरकार को 3.6 लाख करोड़ भी मिल गया और आरबीआई की रिजर्व्स भी कम हो गए, और ये सब कुछ एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट से हुआ है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो मैंने आपको 5वां ऑप्शन बताया कि ये एक्चुअली कैश न्यूट्रल रहेगा, और वो क्यों कहते हैं कि ये कैश न्यूट्रल हो सकता है कि अगर सरकार इस 3.6 लाख करोड़ से अपने लायबिलिटीज, जो सरकार ने लोगों को पैसा देना है, वो लायबिलिटी कम कर देती है, तो उससे क्या होगा कि एक सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एडजस्टमेंट शुरू हो जाएंगी। सरकार अपना कम करेगी लायबिलिटी, तो वो किसी और बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगी, वो फिर बैंक की बैलेंस शीट में आएगी, वो फिर बैंक के अकाउंट में आएगी, आरबीआई के अकाउंट में बैंक के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस तरह से एक इंटर रिलेटेड सीरीज ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज एडजस्टमेंट्स होंगी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से वो जो है कैश न्यूट्रल रहेगा। लेकिन इस पे मेरा कहना यह है कि आप बहुत भारी एक अजम्पशन कर रहे हैं, आप एक बहुत भारी चीज़ मान रहे हैं कि सरकार जो है ये 3.6 लाख करोड़ इस्तेमाल करेगी सिर्फ अपने लायबिलिटीज़ कम करने के लिए।
मैं एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए सरकार वो नहीं करती, मान लीजिए सरकार एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम देती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब है कि हिंदुस्तान के हर सिटीजन को कुछ पैसा दे दिया जाए, सिर्फ बैठे बैठे उसको पैसा दे दिया जाए, उसके खाते में डाल दिया जाए, तो उसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहते हैं। तो मान लीजिए अगर सरकार अगर ये 3.6 लाख करोड़ इस्तेमाल करती है, हिंदुस्तान के हर सिटीजन को, 130 करोड़ नागरिकों को, हर एक को 3,000 रुपए दे देती है। अब मैं मान रहा हूं कि ये अजम्पशन जो मैंने कही है, जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, ये एक्सट्रीम है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये होगा नहीं ऐसे, लेकिन मैंने इसको सिर्फ उदाहरण बनाया है आपको समझाने के लिए कि अगर ऐसा कुछ पॉलिटिकल गिमिक, इसके आसपास भी कुछ पॉलिटिकल गिमिक सरकार करती है, तो उससे मल्टीप्लायर के थ्रू इकोनॉमी में इतना ज़्यादा कैश बन जाएगा, इतना ज़्यादा उससे डिसरप्शन होगा, इतना ज़्यादा उससे इन्फ्लेशन हो सकती है जिसका कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। तो हम लोगों को ये बात मान लेनी होगी कि ये जो 3.6 लाख करोड़ सरकार मांग रही है आरबीआई से, उसका प्रैक्टिकली सिर्फ एक ही उपाय है, और वो उपाय है नया कैश प्रिंट करना, क्योंकि एसेट बेचना जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, नया कैश छापना ही प्रैक्टिकल है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी और बताया अभी कि ये बहुत ही बुरा आइडिया है, इट इज़ ए टेरेबल आइडिया। और मैं यहाँ पे इतना बड़ा बवाल भी नहीं बना रहा हूँ उस इशू का कि हिंदुस्तान की कंपनीज एक्ट में ये प्रैक्टिस भी इलेजिटिमेट है, क्योंकि हिंदुस्तान का कंपनीज एक्ट अलाउ ही नहीं करता है आपको नॉन कैश प्रॉफिट में से कैश डिविडेंड देना, ये अलाउड ही नहीं है। लेकिन मैं उस बवाल में जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये आइडिया वैसे ही बहुत बुरा और ख़राब है इकोनॉमी के लिए। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि कहा जाता था, जब नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुई, तो तब कहा जाता था, कई विशेषज्ञों ने कहा, मैंने भी कहा कि इससे बुरा आइडिया हिंदुस्तान के इकोनॉमिक पॉलिसी प्लानर नहीं ला सकते हैं। लेकिन आज मेरा मानना है कि अगर ये 3.6 लाख करोड़ का डिविडेंड सरकार आरबीआई की बैलेंस शीट से उठाती है, नया कैश प्रिंट करके, नया करेंसी प्रिंट करके उठाती है, तो ये शायद डिमोनेटाइजेशन से भी बुरा आइडिया है।